तो आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के में 3 लॉ पढ़े हैं ऑलरेडी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ का मतलब क्या है? द लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है देन इट कीप्स ऑन एट रेस्ट, राइट? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ क्या है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जितना फोर्स हमने अप्लाई किया उसके कोरेस्पॉन्डिंग उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ। एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो कितना हम फोर्स लगा रहे हैं वो सेम फोर्स सेकंड बॉडी उस फर्स्ट वाली बॉडी के ऊपर लगाएगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो न्यूटन के बेसिकली थर्ड लॉ की जो एप्लीकेशन है दैट इज हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि जो हॉर्स है और उसके साथ में जो कार्ट मींस बग्गी है ना, वो जो बग्गी होती है, तो हॉर्स क्या करता है, एक फोर्स लगा के उस कार्ट को पुल करता है। तो अगर न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से देखें, जितना फोर्स हॉर्स ने लगाया कार्ट के ऊपर उतना ही सेम फोर्स लगाएगा कार्ट हॉर्स के ऊपर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो हाउ द हॉर्स इज एबल टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से जितना हॉर्स ने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स कार्ट लगाएगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हॉर्स कैसे उस कार्ट को आगे खींच के ले जाता है या कैसे वो एबल है उस कार्ट को खींचने के, अब हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं कि सपोज दिस इज द कार्ट, दिस इज द कार्ट। इस कार्ट का हम मास मान लेते हैं, दिस इज द कार्ट। इसका मास मान लेते हैं हम, दैट इज स्मॉल m। स्मॉल m इज द मास ऑफ द कार्ट, ठीक है। और यहां पे हम बनाते हैं एक हॉर्स। दिस इज दी हॉर्स, दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? फ्री बॉडी डायग्राम। तो दिस इज द स्ट्रिंग और रोप जिसके साथ हॉर्स जो है वो कार्ट के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। दिस इज दी लाइन, क्लियर। और ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। अब यहां पे ध्यान से देखो, हम फोर्सेस को कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो इस कार्ट का जो वेट है W, दैट इज m इंटू जी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, पहली फोर्स। और ग्राउंड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, दैट इज रिएक्शन, जिसको हम R1 मान लेते हैं। द रिएक्शन फोर्स गिवन बाय द ग्राउंड टू द कार्ट। हॉर्स का हम मास मान लेते हैं कैपिटल M। कैपिटल M इज द मास ऑफ द हॉर्स। तो यहां पर लिख देंगे कैपिटल M क्या है? मास ऑफ हॉर्स। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ कार्ट। कार्ट का मास नहीं। इतनी बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, जब ये हॉर्स आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाली फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स किसने लगाया? हॉर्स ने लगाया आगे मूव करने के लिए, ठीक है। और ये वाली जो फोर्स है, दिस फोर्स, ये वाली जो फोर्स है जो उसने पैर से अपने फीट से ग्राउंड को पुश किया, ये फोर्स मान लेते हैं F। दिस फोर्स इज F। तो ग्राउंड का रिएक्शन इसको इसी डायरेक्शन में मिलेगा। दिस इज द रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। और हम मान लेते हैं कि दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। मतलब कि हॉर्स ने थीटा एंगल के साथ फोर्स लगाया, थीटा एंगल के साथ फोर्स लगाया, तो रिएक्शन भी उसको थीटा एंगल से मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? रिएक्शन भी उसको थीटा एंगल से मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से हैं? ये कौन से एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। नाउ अब इसके हॉरिजॉन्टल के हम दो कंपोनेंट करेंगे, इसके r के। एक तो इधर होगा, दैट इज r cos थीटा। ये जो रिएक्शन मिला, ये रिएक्शन किसका है? ग्राउंड का रिएक्शन है। ग्राउंड का रिएक्शन हॉर्स को मिलेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन कार्ट को ग्राउंड का रिएक्शन किस डायरेक्शन में मिलेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसने किसी एंगल के साथ फोर्स नहीं लगाया,
बट इसने थीटा एंगल से फोर्स लगाया तो थीटा एंगल से उसको रिएक्शन मिलेगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको रिएक्शन मिलेगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है? तो ये फोर्स लगाया हॉर्स ने और ये उसको रिएक्शन मिला किसका? ग्राउंड का। ठीक है, ये फोर्स किसका है? हॉर्स का, और ये रिएक्शन किसका है? ग्राउंड का। तो इस आर रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे। दो कंपोनेंट कौन से? एक इस डायरेक्शन में दैट इज आर कॉस थीटा, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में दैट इज आर साइन थीटा। क्लियर है? दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। इसको हम h लिख सकते हैं। h इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड दिस b इज इक्वल्स टू r sin थीटा। तो मतलब हॉर्स के दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? r cos थीटा एंड r sin थीटा। r cos थीटा उसको आगे लेके जाएगा और r sin थीटा ये वाला, इसको कौन सी फोर्स बैलेंस करेगी? इसको कौन सी फोर्स बैलेंस करेगी? तो इसका वेट दैट इज w इज इक्वल्स टू कैपिटल M इनटू g। ये हमने हॉर्स के सारे फोर्सेस को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे एक और फोर्स रह गई, वो कौन सी फोर्स है? देखो सभी फोर्सेस बैलेंस हैं। ये एक्शन हो गया और ये इसका रिएक्शन। ये वेट हो गया इसका एक्शन और ये हो गया इसका रिएक्शन। अब ये एक एक्शन है तो इसका एक रिएक्शन भी होना चाहिए। वो रिएक्शन किधर लगेगा? इधर। टी, टेंशन फोर्स इसको बोलते हैं, क्योंकि जो हॉर्स है वो कार्ट के साथ एक रस्सी के साथ बंधी हुई है ना, रस्सी के साथ बंधी हुई है। अब अगर रस्सी के साथ बंधी हुई है तो रस्सी पे एक टेंशन लगेगी, एक खिंचाव बल लगेगा, जिसकी वजह से रस्सी जो है वो तन जाएगी। समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो ये टेंशन हो गया। अब क्योंकि बग्गी जो है, जो कार्ट है, वो भी इस रस्सी के साथ बंधी हुई है, तो रस्सी का जो टेंशन आएगा वो इस डायरेक्शन में भी आएगा, क्योंकि कार्ट भी इसके साथ बंधी हुई है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस कार्ट के लिए क्या सारी फोर्सेस बैलेंस हैं? सारी फोर्सेस बैलेंस हैं? नहीं है। एक फोर्स वेट नीचे, एक फोर्स रिएक्शन ऊपर, एक टेंशन इधर की तरफ, लेकिन इसका ऑपोजिट फोर्स तो है नहीं। तो वो ऑपोजिट फोर्स कौन सा होगा? इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा? दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स होगा इस टायर्स का, बग्गी के टायर्स का एक फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट इज एक्टिंग इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो कार्ट है वो आगे की तरफ मूव कब करेगा? आगे की तरफ मूव कब करेगा? जब टेंशन फोर्स ज्यादा हो किससे? फ्रिक्शन से। ये जो टेंशन फोर्स है, मतलब जितनी फोर्स से हॉर्स इस कार्ट को खींच रहा है वो फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी फोर्स जो है वो, ये जो कार्ट है वो आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे द कार्ट moves in forward direction if कब? जब टेंशन फोर्स ग्रेटर हो किससे? फ्रिक्शन फोर्स से, तभी कार्ट आगे बढ़ पाएगी। अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है और जिस फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं वो फोर्स कम है, तो क्या ये कार्ट आगे की तरफ बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमको फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। फ्रिक्शन क्या करना पड़ेगा? ओवरकम करना पड़ेगा। किस फोर्स के साथ? इस टेंशन फोर्स के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ फॉर कार्ट के लिए T minus F is equals to M into A होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन समझ में आई? T minus F का मतलब क्या है? टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? T minus F। अब इस T minus F से कार्ट आगे बढ़ रही है, राइट? T minus F फोर्स से कार्ट आगे की तरफ जा रही है। कितनी एक्सेलरेशन से जा रही है? A एक्सेलरेशन से। तो उसका फोर्स कितना हो जाएगा? फॉरवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा? M into A, मास into एक्सेलरेशन। क्योंकि कार्ट का हमने मास क्या माना है? स्मॉल है। हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन इसकी कितनी है? A, तो कितना बच जाएगा? T minus F is equals to M। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कार्ट के लिए इक्वेशन आ गई, कार्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब सेम हम करेंगे हॉर्स के लिए। फोर हॉर्स के लिए इस तरफ कौन सी फोर्स है? R cos थीटा, ये वाली फोर्स है। और इस तरफ कौन सी फोर्स है? माइनस T। R cos थीटा उसको आगे लेके जा रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है R cos थीटा,
ये उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, इसको हॉर्स को। और ये जो टी है, टी किससे बंधा हुआ है? कार्ड से। कार्ड इसको पीछे की तरफ खींच रहा है टी फोर्स के साथ। तो r cos थीटा माइनस टी ये किसके बराबर होगा? अब हॉर्स आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर कार्ड आगे जाएगा इट मींस हॉर्स ही तो उसको खींच के लेके जा रहा है ना, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? सेम a एक्सेलरेशन बट मास इज कैपिटल M। ये सेम इक्वेशन बनी है यहाँ पे। फॉरवर्ड फोर्स हॉर्स के लिए कौन सी है? r cos थीटा। लेकिन बैकवर्ड फोर्स हॉर्स के लिए कौन सी है? ये टेंशन फोर्स। तो r cos थीटा माइनस टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी तरह कार्ट के लिए आगे वाली कौन सी फोर्स है? टेंशन फोर्स। और पीछे जो उसको पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। और उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ये बना। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज आवर एम? हमारा एम ये है कि जब हॉर्स कार्ट को पुल करके लेके जाएगा तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? दिस इज आवर एम। तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हैं कैसे? दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा? t माइनस एफ प्लस r cos थीटा माइनस t, ये राइट हैंड साइड का है, लेफ्ट हैंड साइड का इज इक्वल्स टू ma प्लस ma। इतनी बात क्लियर? अब यहां से देखो t प्लस का और t माइनस का कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? r cos थीटा माइनस f इज इक्वल्स टू, इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, m a कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यहां पे कैपिटल M का मतलब पता है? कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द हॉर्स। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द कार्ट। r cos थीटा माइनस f, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल्स टू r cos थीटा माइनस f फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय m प्लस m प्लस m। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इतनी एक्सेलरेशन के साथ जो हॉर्स है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ठीक है? अगर हम सिर्फ हॉर्स की फोर्स की बात करें तो उसकी वजह से वो आगे की तरफ एक्सेलरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स से उसने आगे की तरफ फोर्स लगाया वो बैलेंस हो गया उसके रिएक्शन फोर्स से। वो आगे क्यों बढ़ पा रहा है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, वो अपने लेग से ग्राउंड को पुश कर रहा है। ठीक है? अपने लेग से ग्राउंड को पुश करेगा तो ग्राउंड उसको एक रिएक्शन देगी, वो एक एडिशनल फोर्स है जो कि कार्ट के पास नहीं है। कार्ट के पास तो नहीं है ये वाली फोर्स, एडिशनल फोर्स नहीं है। कार्ट क्या है? सिर्फ ग्राउंड पे रोल कर सकता है, रोलिंग मोशन कर सकता है, वो एडिशनल फोर्स पुश नहीं कर सकता ग्राउंड को। लेकिन हॉर्स के पास ये एक एडवांटेज है, कह लो कि हॉर्स अपने पैरों से ग्राउंड को जब पुश करेगा तो ग्राउंड उसको एक रिएक्शन देगा। उस रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ही जो हॉर्स है वो आगे की तरफ बढ़ पाएगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई? ठीक है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। हमारे पास ये कार्ट है, कार्ट का मास हमने स्मॉल m कंसीडर किया है, हॉर्स का मास हमने कैपिटल M कंसीडर किया है। सिर्फ अब यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशंस जो है उनको क्रिएट करनी पड़ेगी, खुद बनाना पड़ेगा, फोर्सेस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हम कार्ट को कर लेते हैं। कार्ट का वेट हमको पता है mg डाउनवर्ड होगा, उसका रिएक्शन मिलेगा उसको अपवर्ड, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इसका कोई भी एडवांटेज नहीं है, उसको बैलेंस कर दिया इसने। अब हॉर्स के लिए देखो, हॉर्स क्या कर रहा है? अपने पैरों से ग्राउंड को पुश कर रहा है नीचे की तरफ, तो ग्राउंड उसके ऊपर एक रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, सेम डायरेक्शन में, उतने ही एंगल से। तो अगर थीटा एंगल से इसने ग्राउंड को पुश किया तो थीटा एंगल से ही उसके ऊपर रिएक्शन लगेगा। तो इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, पहला कंपोनेंट ये वाला जिसको वेट ने बैलेंस कर दिया, जैसे यहां पे बैलेंस हो गया था, वेट ने बैलेंस कर दिया। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट ये वाला। अब इसके साथ बैलेंस कौन सा हो रहा है? ये टेंशन फोर्स। अगर ये टेंशन फोर्स कम हुई
और ये फोर्स ज्यादा हुई, ठीक है, तो क्या होगा, रस्सी टूट जाएगी, रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, या फिर ये इसको खींच के नहीं लेके जा पाएगा, ठीक है। तो अगर ये गार्ड में आगे मूव करना है, आगे की तरफ मूव करना है, तो इट मींस यहां पे कंडीशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, टेंशन फोर्स को ज्यादा होना पड़ेगा। किससे ज्यादा होना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स से टेंशन फोर्स ज्यादा होगा तभी उसका रिजल्टेंट जो होगा T माइनस F वो ma को देगा। ma मींस एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। जितनी एक्सेलरेशन से कार्ट जा रहा है वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, हॉर्स की वजह से आया, क्योंकि हॉर्स ने उसको खींचा आगे की तरफ। तो ये हॉर्स के लिए हमने पिक कर दिया, r cos थीटा आगे की तरफ माइनस टेंशन पीछे की तरफ बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन रिजल्टेंट फोर्स। इन दोनों को ऐड करके हमने वहां से t को एलिमिनेट कर दिया, वहां से हमने r की वैल्यू निकाली, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। क्लियर है, तो ये अपना आर्टिकल।